ये कंदर्पी युद्ध में मिथिला के विजय और शौर्य के प्रतीक के तौर पर बनाया गया विजय स्तंभ है, जो मैथिल जनों को उनके गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है, जिसे देखकर मैथिलों की सीना गौरव से तन जाती है। तो आइए हम जानते हैं क्या है कंदर्पी घाटी युद्ध का इतिहास, जिसे मिथिला का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। बात सन 1753 की है। आश्विन मास के सप्तमी तिथि और तारीख थी 4 अक्टूबर। लोग भक्ति और आस्था से आदि शक्ति दुर्गा के पूजा आराधना में लगे हुए थे। चारों तरफ भक्ति और आस्था का माहौल था। अचानक 5000 शाही सैनिकों ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। सप्तमी के शाम तक दोनों पक्षों में छीट फूट लड़ाइयां चलती रही। दोनों ही पक्ष अपने पांव पीछे करने के लिए तैयार न थे। परिणाम, अगले दिन यानी 5 अक्टूबर महाअष्टमी तिथि को सूर्योदय के साथ ही कंदर्पी के मैदान में दोनों ही सेना आमने सामने थी। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अरना गांव के समीप कमला नदी की यह स्वच्छ जलधारा सैनिकों के सोनित से लाल हो उठी। 4 दिनों तक चली इस युद्ध में मिथिला की सेना शाही सेना को रौंदते हुए कंदर्पी मैदान में विजयादशमी को विजयी हुई। मिथिला के इतिहास में इस युद्ध को कंदर्पी घाटी के युद्ध के तौर पर जाना जाता है, जिसे बड़े चतुराई से इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया या उसे वो स्थान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। जबकि यह युद्ध मिथिला के अनगणित वीर सपूतों की वीरता और आत्म उत्सर्ग का विजय प्रतीक है। इस युद्ध का मिथिला के इतिहास में कितना महत्व है, वो इसी बात से पता चलता है कि कंदर्पी मैदान युद्ध को मिथिला का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। उस ऐतिहासिक युद्ध और उसके कारणों के बारे में इतिहास से जो जानकारियां मिलती है, उसके अनुसार 1735 में बिहार को अलीवर्दी ने बंगाल शासन के अधीन में ले लिया था। इसके साथ ही मिथिला भी उसके अधिपत्य में आ गया था। लेकिन 1751 आते आते समय बहुत बदल गया था। एक तरफ दिल्ली की मुगलिया सल्तनत काफी कमजोर हो चुकी थी, तो दूसरी ओर मरहट मराठों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। स्थिति ऐसी हो गई कि अलीवर्दी को मराठाओं से संधि करने पर बाध्य होना पड़ा, वो भी अपमानजनक शर्तों पर। चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। हजार मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या? पेशवा से उसकी संधि 12 लाख सालाना चौथ पर तय हुआ था, जो एक बड़ी रकम थी, जिसने शाही खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था। ऐसे में पटना के नए सूबेदार राजा रामनारायण को बनाया गया और उसे शाही खजाने को भरने का दायित्व दिया गया। उसने देखा मिथिला से बहुत समय से कर नहीं आ रही है। उसने कर के मांग के साथ अपना दूत मिथिलापति के यहाँ भेजा। उस समय मिथिला की शासन व्यवस्था राजा नरेंद्र सिंह संभाल रहे थे। उन्होंने रामनारायण के दूत को स्पष्ट कहा, मिथिला अपना कर युद्ध भूमि में ही देता आ रहा है और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वो युद्ध के मैदान में ही अपना कर चुकाएगा। उसका एक खास वजह बताया जा रहा है। और राघव सिंह की जब राज वापसी की गई, जब से मिथिला में चौठचंद जैसे पर्व का शुभारंभ हुआ, तो उस समय यह बात हुई थी कि जब भी कोई ज़रूरत होगी युद्ध के समय में, तो मिथिला से
शाही सेना को ससैन्य सहायता दी जाएगी। और यही बात नरेंद्र सिंह ने उस दूत से कहा था, लेकिन नरेंद्र सिंह की इस बात को उस दूत ने गलत तरीके से कहा, जिसके बाद से कंदरपी जैसा युद्ध हुआ। नरेंद्र सिंह से पहले से खार खाए हुए दूत ने राम नारायण को ऐसा पट्टी पढ़ाया कि उसने नरेंद्र सिंह पर आक्रमण करने के लिए राम नारायण को तैयार कर लिया। दूत के बातों में आकर राम नारायण ने दरभंगा के फौजदार भिखारी हमें तुम्हारे मेहता को खोखले दावे नहीं, तिरहुत फतह करने का सिर्फ और आदेश सिर्फ दे दिया। फतेह चाहिए। लेकिन इस युद्ध में आक्रमणकारी शाही सैनिकों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था और उसे अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा था। उस ऐतिहासिक युद्ध में मिथिला की जीत हुई। मिथिला के कवि लाल कवि और गोपाल कवि ने अपने काव्य में उस युद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। उसके साथ ही पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी रंगनाथ दिवाकर ने भी इस युद्ध और उसके कारण और परिणाम पर एक पुस्तक लिखी है जो पठनीय है। बताया जाता है कि उस ऐतिहासिक युद्ध में आरा से उमराव सिंह जी, जो वीर कुंवर सिंह के दादाजी थे, उन्होंने मिथिला की ओर से युद्ध में भाग लिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। लाल कवि और गोपाल कवि ने अपने काव्य में इनकी वीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस युद्ध में नरहन नरेश ने भी मिथिलापति नरेंद्र सिंह का साथ दिया था, जो एक बड़ी बात थी। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, महाभारत काल के बाद में मिथिला कोई संयुक्त प्रांत नहीं रह गई थी। उसमें कई छोटी बड़ी रियासतें हो गई थी जो आपस में प्रतिस्पर्धा रखते हुए एक दूसरे से युद्ध में उलझे रहते थे। 4 दिनों तक चली उस युद्ध में शाही सेना को आम मैथिलों के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा था और उसे अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भागना पड़ा था। दरअसल युद्ध के तीसरे दिन मिथिला की सेना शाही सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। हार लगभग तय लग रहा था। तब राजा नरेंद्र सिंह ने युद्ध का मोर्चा संभालते हुए आम मैथिलों से इस युद्ध में अपने मातृभूमि के आन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया, जिसके बाद टूटे हौसलों को समेटकर सैनिकों के साथ देते हुए आम मैथिल जनों ने अपने घरेलू हथियारों को लेकर सिर्फ मैथिल भाव से युद्ध में भाग लिया और शाही सेना पर विजय हासिल कर इतिहास गढ़ दिया। इतिहास में इस तरह की कहीं और ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है जब किसी करद राजा की सेना और वहां की आम जनता ने किसी शाही सेना को ऐसी दुर्गति की हो और उसे अपनी जान गंवाकर हार स्वीकार करनी पड़ी हो। मातृभूमि के आन बान शान के लिए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर बड़ी संख्या में इस युद्ध में मैथिल आम जनों ने सैनिक बनकर इस युद्ध में भाग लिया था, जिनके पास न तो हथियार चलाने का कोई प्रशिक्षण था और न ही पूर्व में ऐसी किसी परिस्थितियों का सामना करने का कभी और कोई भी अनुभव ही। लेकिन वो लड़े और विजयादशमी को शाही सेना पर मिथिला की ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। आक्रमणकारी शाही सेना को पराजित होकर अपनी जान गंवाते हुए युद्ध मैदान से भागना पड़ा, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में मैथिल भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह मात्र 2 राजाओं का युद्ध नहीं रह गया था। आम मैथिलों ने भी, जिन्होंने युद्ध कला का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, उन लोगों ने भी जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने नरेश मिथिलेश नरेंद्र सिंह के आह्वान पर घरेलू हरबे हथियारों से लैस होकर हरना के मैदान में इस समर में भाग लिया था और शीर्षोत्सर्ग कर विजयश्री को वरण किया था। कहते हैं युद्ध के बाद रक्त और बालू से सने हुए 74 शेर जनौ
तौले गए थे। यह 74 अंक मिथिला में क्रिया खाने, शपथ खाने, सत्य वचन के लिए रूढ़ हो गया। यह भी मान्यता रही कि गोपनीय पत्रों पर जिन पर 74 अंक अंकित है, उसे यदि पत्रादेशी के अतिरिक्त कोई अन्य पढ़ लेगा तो उसे उतने ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा जितनी संख्या में कंदर्पी में यज्ञोपवीत धारियों की शहादत हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि उस समय ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, सोनार, यादव, अमात आदि भी जनेऊ धारण करते थे। यह इस युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस युद्ध में आम मैथिलों ने भाग लिया। ये है नरेंद्र विजया भगवती कालिका मंदिर। कंदर्पी युद्ध में नरेंद्र सिंह की विजय के प्रतीक के तौर पर हरना के मैदान में राजा रामेश्वर सिंह द्वारा मंदिर बनाकर इस काली को स्थापित किया गया था। वो मूल मंदिर तो 1966 में नदी में दह गया, लेकिन भगवती काली की प्रतिमा को स्थानीय लोगों ने वहां से सुरक्षित निकाल लिया और यहाँ मंदिर बनाकर पुनः स्थापित कर दिया। 1753 ईस्वी में कंदर्पी युद्ध में मिथिला की विजय और शौर्य के प्रतीक के तौर पर 2013 में झंझारपुर अनुमंडल के तत्कालीन पदाधिकारी रघुनाथ दिवाकर और उनके स्थानीय सहयोगियों के अथक प्रयास और सत्संकल्प द्वारा इस विजय स्तंभ को स्थापित किया गया, जो मैथिल जनों को उनके गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है, जिसे देखकर मैथिलों की सीना गौरव से तन जाती है। इस अंक में बस इतना ही। आगे फिर मिथिला के किसी ऐसे ही ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों को लेकर हम आपसे मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला और ध्यान में रखिए सिर्फ अपना मिथिला।